आप सभी का इस आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास के माध्यम से हम 1857 की क्रांति के कारणों के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक लंबे समय तक ब्रिटिश सत्ता का औपनिवेश के रूप में रहा। औपनिवेश का तात्पर्य ये होता है कि एक विकसित राष्ट्र द्वारा एक ऐसे विकासशील और कमजोर राष्ट्र के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करना जिसके माध्यम से कुछ पूंजी का निवेश करके अधिक मात्रा में धन कमा सके। जैसा इस प्रकार की स्थिति को हम औपनिवेशिक कहते हैं और जिस विकसित राष्ट्र या राज्य के द्वारा धन का निवेश किया जाता है उसको उपनिवेश कहा जाता है। आज हमारी क्लास का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के अंदर 1857 की क्रांति। लगभग 200 वर्षों तक भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता ने शासन किया था और इस शासन के दौरान कई ऐसी गतिविधियां हुई जिसके परिणाम स्वरूप अंत 1947 के अंदर भारत से अंग्रेजों को जाना पड़ा था। बट भारत के अंदर जो शासन की स्थापना हुई, उस शासन की स्थापना के साथ जो आरंभिक के 100 साल थे, उस सालों के दौरान भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ अनेक प्रकार की जो अपनी आर्थिक स्वार्थपूर्ण नीतियां, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नीतियों के परिणाम स्वरूप समस्त भारतीय जनता को अपने खिलाफ कर लिया था और उसके खिलाफत का जो परिणाम हमको देखने को मिला, समस्त भारत के भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों ने मिलकर प्रथम बार 1857 के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चाबंदी की, एक विद्रोह की स्थिति बनाई जिसे हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इस 1857 की क्रांति को भारतीय इतिहासकार और जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता हुए डॉक्टर वी.डी. सावरकर ने भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी जो है संज्ञा प्रदान की है। आज इस क्लास के माध्यम से हम कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि 1857 की क्रांति एक बहुत लंबी चर्चा है, अर्थात 1857 की क्रांति को हम 2 या 3 चरणों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की इस क्लास के दौरान हम एक तो 1857 की क्रांति का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छी तरीके से मेरी आवाज़ को और मेरी बात को समझ पा रहे हो। अगर आप इस क्लास के अंदर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके सुझावों के अनुसार मैं कुछ बदलाव कर पाऊं। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की कि क्या स्थिति थी और क्यों 1857 की क्रांति के लिए भारतीय लोगों के द्वारा पृष्ठभूमि तैयार की गई थी और दूसरी प्रमुख बात करेंगे इस क्रांति के पीछे कौन से वे मूल कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप ये 1857 की क्रांति हुई। तो परिचय की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत के अंदर 1857 के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। कब घटित हुई? 1857 के अंदर। 1857 ईस्वी के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी का युद्ध जो अंग्रेजों ने छल व कपट के माध्यम से जीत लिया था और जीतने के बाद बंगाल के अंदर अपने कुछ आर्थिक प्रभाव स्थापित करने में सफल रहे। परंतु 1857 के प्लासी युद्ध के बाद ही कुछ ही समय बाद एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, 1757 के अंदर। उसके बाद 1764 ईस्वी के अंदर एक महत्वपूर्ण इतिहास का युद्ध हुआ जिसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस बक्सर के युद्ध को भारतीय इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध के माध्यम से भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता अर्थात भारत के अंदर शासन करने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपना प्रथम बार राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया। इस बक्सर युद्ध में विजय के उपरांत बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे भारत के जो प्रमुख प्रांत थे उनके अंदर ब्रिटिश कंपनी अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफल हुई और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के उपरांत 1764 से लेकर 1857 के मध्य कंपनी के द्वारा अपनी अनेक जो धार्मिक नीतियां, आर्थिक नीतियां और राजनीतिक नीतियां और सामाजिक नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत भर के जो जनमानस थे, भारत की जो जनता थी, उन सभी के दिलों के अंदर कंपनी के प्रति नफरत के भाव पैदा हो गए, अर्थात ब्रिटिश सत्ता के प्रति नफरत के भाव पैदा हो गए। और नफरत कितनी अधिक थी जिसको हम 1857 के विद्रोह के रूप में देख सकते हैं। अर्थात 1857 की क्रांति के अगर कारणों पर हम चर्चा करें तो 1857 की क्रांति के कोई तत्कालीन कारण नहीं था, कोई एक कारण नहीं था, बल्कि ये 100 सालों का एक बारूद तैयार किया गया था। अर्थात 100 सालों तक भारत के अंदर ब्रिटिश कंपनी ने
किन किन गतिविधियों के माध्यम से भारत के अंदर शासन किया, उन सभी के परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति देखने को मिली थी। अर्थात जो 1764 का युद्ध हुआ था, बक्सर युद्ध के परिणाम स्वरूप कंपनी के द्वारा उत्तर भारत के बड़े प्रांतों के अंदर अपनी सत्ता को स्थापित किया गया था, परंतु धीरे धीरे करते भारतवर्ष संपूर्ण क्षेत्रों के अंदर अपना शासन स्थापित करने में सफल रही। प्राचीन काल के बाद मध्यकाल में कंपनी के द्वारा ही भारत में एक बहुत बड़ी सत्ता का स्थापना की गई और इस सत्ता का जो अंत हुआ, अर्थात भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता के शासन की बात करें तो उसको भी अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर प्रथम 1757 अर्थात आरंभ से लेकर 1857 के विद्रोह तक भारत के अंदर जो शासन किया गया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था, परंतु 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होने के उपरांत भारत के अंदर जो अगले 100 वर्षों तक अर्थात 1947 तक जो शासन किया गया वो ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया गया। अर्थात इस समय भारत के अंदर जो शासन करने वाला था जो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि के माध्यम से भारत के अंदर शासन होता था। परंतु आज हम इस क्लास के अंदर ये पढ़ना चाहते हैं कि 1857 की क्रांति के अंदर कौन से प्रमुख कारण थे। देखो, कारण इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के अंदर इस कारणों से संबंधित कुछ बातें पूछी जाती है, तो अपन एक एक करके कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। इन कारणों के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक कारण, दूसरे जो प्रमुख कारण था वो प्रमुख कारण था आर्थिक कारण, धार्मिक और सामाजिक कारण, और उसके बाद था सैनिक कारण। अर्थात ये जब 1764 के बाद लगातार इन कारणों के अंदर बढ़ोतरी हो रही थी और अंत के अंदर जो तैयार बारूद था उसको अग्नि देने के लिए एक तत्कालीन कारण भी तैयार हो गया, उसकी भी अपन चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले कारणों की चर्चा के अंदर हम राजनीतिक कारण के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक कारण, जब अंग्रेजों का भारत में प्रवेश हुआ था तो उस समय भारत के अंदर मुगल सम्राट का शासन था। मुगल सम्राट का जो केंद्र था वो दिल्ली था और दिल्ली के माध्यम से वो अपने मनसबदारी व्यवस्था अर्थात समस्त भारत को विभिन्न प्रांतों में विभिन्न मनसबदारी व्यवस्थाओं के अंदर सूबों में विभाजित करने के उपरांत जो शासन का सर्वोच्च केंद्र था वो मुगल सम्राट होता था। तो मुगल सम्राट एक बहुत सारे राजतंत्र के रूप में स्थापित था। भारतवर्ष एक बहुत विशाल था, ऐसे में कंपनी ने भी अलग अलग स्थानों पर जो ब्रिटिश शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के जो प्रांतपति थे उनको अपनी ओर आकर्षित करते हुए राजनीतिक क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाते रही। परंतु यहाँ तक कुछ ठीक था, भारत इतना बड़ा था, कंपनी एक छोटा सा व्यापारिक संगठन था, उसके परिणाम स्वरूप भारत की राजनीतिक परिदृश्य में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। परंतु 1764 के बक्सर युद्ध के बाद भारत के जो 3 बड़े प्रांत थे वहां पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से अंग्रेजों ने अपने प्रभाव को स्थापित कर लिया था और वहीं से राजनीतिक कारणों का जो दौर है वो आरंभ हो जाता है। और सबसे पहले जो राजनीतिक कारणों का दौर आरंभ होता है तो वो दौर आरंभ होता है लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। लॉर्ड वेलेस्ली सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियां। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 के अंदर भारत का गवर्नर जनरल बन के भारत आया था और वो लॉर्ड वेलेस्ली एक साम्राज्यवादी नीति पर चलने वाला मुगल प्रतिनिधि था, अर्थात कंपनी का गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में आते ही भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए एक नवीन जो सिस्टम एक व्यवस्था तैयार की वो थी लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि।
ये व्यवस्था एक इस प्रकार की व्यवस्था थी कि भारत के अंदर वॉलेजली को इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भारतीय राज्य इतने शक्तिशाली थे कि उनके मुकाबले अंग्रेज बहुत कमजोर पड़ रहे थे आरंभ के अंदर। ऐसी स्थिति में वेलेजली ने यह चाहा कि कैसे भी करके भारतीय राजनीति के जो भारत के अंदर छोटे छोटे प्रांत थे, जो शासक है छोटे छोटे, इन शासकों के पास अपने प्रतिनिधि, अपने व्यक्ति को रखकर इनको आपस में एक दूसरे के प्रति असंतुष्ट करके देशी राज्यों को आपस में लड़वाया जाए और एक को राज्य का सहारा दिया जाए। इस प्रकार अर्थात कूटनीतिक छाल पर आधारित उन्होंने साइक संधि प्रथा को शुरू किया। अब देखो साइक संधि प्रथा में होता क्या था कि एक तरफ जैसे ब्रिटिश सत्ता थी, मान लिया कि ये दो देशी राज्य थे, एक देशी राज्य और दूसरा देशी राज्य। ये दोनों देशी राज्य किसी कारण एक दूसरे के साथ संघर्षरत थे। ऐसी स्थिति में एक राज्य अपनी सहायता प्राप्त करने के लिए या तो अंग्रेज आतुर हो जाते, पहले आके बोल देते कि आप हमारे साथ साइक संधि कर लो, हम आपके राज्य की सुरक्षा करेंगे। अर्थात ये एक तरीके से इस देशी राज्य को सुरक्षा की गारंटी देने वाली संधि थी। मैं जैसा समझ पा रहा हूं कि आप भी मेरी बात को समझ पा रहे हो कि एक तरफ देशी राज्य थे, दूसरी तरफ देशी राज्य, इनके मध्य टकराव की स्थिति में एक देशी राज्य ने ब्रिटिश कंपनी के साथ एक संधि की और ब्रिटिश कंपनी के साथ एक ऐसी संधि की, इस संधि की प्रमुख शर्तें कुछ इस प्रकार की थी कि जो देशी राज्य ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि करेगा वो राज्य अपनी राजधानी के अंदर एक ब्रिटिश सेना को रखेगा। दूसरी बात, जो देशी शासक कंपनी से संधि करेगा वो कंपनी की सहमति के बिना किसी दूसरे राज्य के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा और किसी यूरोपियन व्यक्ति को अपने राज्य में नौकरी पर नहीं रखेगा। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य था साइक संधि अपन माना जाए तो इसका दूसरा नाम अपन दे सकते हैं आश्रित संधि। अर्थात इसके माध्यम से वेलेजली ये चाहता था कि जो देशी राज्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से ब्रिटिश कंपनी के ऊपर आश्रित हो जाए। किसके लिए? एक तो सुरक्षा के लिए। तो इसके अंदर दो प्रकार से सिस्टम बना कि एक तरफ हो गई कंपनी और एक तरफ हो गया देशी राज्य। जैसा कि एक मिनट, ये कुछ टेक्निकल इश्यू, इसको थोड़ा आराम से समझना आवश्यक है। अपन ने कहा कि साइक संधि के दौरान एक तरफ कौन रहेगा? एक तरफ रहेगा ब्रिटिश कंपनी और दूसरी तरफ देशी राज्य। इन दोनों के मध्य साइक संधि होती थी। साइक संधि कुछ इस प्रकार होती थी कि देशी राज्य को अपने राज्य की राजधानी के अंदर एक ब्रिटिश सेना और एक एजेंट कहाँ रहेगा? राज्य की राजधानी में रहेगा। क्लियर बात? दूसरी बात, इसके सेना का जो खर्चा होगा वो खर्चा कौन देगा? देशी राज्य देगा। और ये क्या ब्रिटिश क्या करते थे? इनको, राज्य को सुरक्षा की गारंटी देते और सुरक्षा के बदले इनसे धन प्राप्त करते। साथ ही इनके ऊपर एक शर्त ये थोपते कि ब्रिटिश सत्ता की अनुमति के बिना देशी राज्य किसी अन्य देशी राज्य से संधि नहीं करेगा। एक तो ये करेगा, दूसरा कंपनी की बिना अनुमति किसी भी यूरोपियन व्यक्ति को सेवा में नहीं रखेगा। अर्थात इस प्रकार से ये स्थिति ये बनी कि जो ये देशी राज्य होते थे ये पूर्ण रूप से, जैसे ही ब्रिटिश सत्ता ने इन देशी राज्यों को सुरक्षा की गारंटी दी तो ये देशी राज्य ने अपनी सेना को भंग करना शुरू कर दिया और अपनी सेना को भंग करने के परिणाम स्वरूप ये देशी राज्य क्या हो गए? कमजोर हो गई और पूर्ण रूप से आश्रित हो गई। किसके ऊपर? ब्रिटिश सत्ता के ऊपर आश्रित हो गई। और ब्रिटिश सत्ता के ऊपर आश्रित होने के बाद ब्रिटिश सरकार अर्थात ब्रिटिश कंपनी अपने स्वार्थों और अपने हितों के अनुसार
इस देशी राज्य से कोई भी कार्य करवाने में सफल हो जाती थी। और ऐसी स्थिति के अंदर जो पहला जो राज्य इस नीति का जो शिकार हुआ वो राज्य था हैदराबाद। कौन सा राज्य था? हैदराबाद। तो सबसे पहले 1798 के अंदर साइक संधि को स्वीकार करने वाला जो राज्य था वो था हैदराबाद। और उसके बाद जो दूसरा प्रमुख राज्य था 1799 के अंदर, एक था तंजौर और दूसरा था मैसूर। तो इस प्रकार से ये कुछ आरंभिक राज्य थे जिन्होंने इस साइक संधि, वेलेजली की साइक संधि को स्वीकार करने के उपरांत जो ब्रिटिश सत्ता के साथ सम्मिलित होते गए, अर्थात ये ब्रिटिश शासन में तो सम्मिलित नहीं हुए परंतु ये पूर्ण रूप से आश्रित हो गए। किसके ऊपर? ब्रिटिश सत्ता के ऊपर आश्रित हो गए। तो राजनीतिक रूप से अगर पहला कारण देखा जाए तो ये लॉर्ड वेलेजली की साइक संधि थी और यह साइक संधि बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। राजनीति के अंदर दूसरा जो कारण देखा जाए तो दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। लॉर्ड डलहौजी की नीतियां। 1848 ईस्वी के अंदर लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। कब आया? 1848 के अंदर। 1848 के अंदर आया और 1854 ईस्वी तक भारत के अंदर गवर्नर जनरल के पद पर रहा। लॉर्ड डलहौजी भी लॉर्ड वेलेजली की भांति भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था और भारत के ब्रिटिश सत्ता में देशी राज्यों को सम्मिलित करने के लिए वो किसी भी प्रकार की नीति का सहारा ले सकता था। अर्थात जो भले ही अनैतिक हो, नैतिकता का तो यहाँ पर कोई नाम ही नहीं था। इसने देशी राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने के लिए कुछ विभिन्न प्रकार की जो नीतियां हैं वो लागू की और उन सब के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो नीति थी इसकी लागू करने के लिए, और वो थी गोद निषेध प्रथा। कौन सी नीति थी? गोद निषेध प्रथा। लॉर्ड डलहौजी की जो नीति है इसको दूसरे नाम से ही जानते हैं कि डलहौजी की राज्य हड़प नीति। और राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन सी नीतियां शामिल थी? तो सबसे पहले थी गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा से तात्पर्य यह था कि अगर किसी देशी राजा के कोई संतान नहीं थी तो आज तक तो ये परंपरा चली आ रही थी कि वो देशी राजा किसी अपने भाई, भतीजे या किसी और को अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करके उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता था। परंतु लॉर्ड डलहौजी ने यह आदेश निकाला कि कोई भी ऐसा देशी राज्य या देशी शासक जिसके संतान नहीं है तो वो आज के बाद गोद नहीं लेगा। वो शासक जिंदा है तब तक वो राज्य के अंदर रहेगा और जैसे ही उस शासक की मृत्यु होगी तो उस राज्य का जो विलय है वो ब्रिटिश सत्ता के अंदर अर्थात ब्रिटिश राज्य के अंदर कर लिया जाएगा। और इस नीति के तहत जो सबसे पहले इनका जो शिकार बना अंग्रेजों का 1848 के अंदर 17 राज्य, और उसके बाद 1899 के अंदर 1849 के अंदर 2 और राज्य इसके शिकार बने और उन राज्यों के अंदर एक था संबलपुर और दूसरा था जैतपुर। संबलपुर और जैतपुर। और उसके बाद 1850 के अंदर एक और राज्य बना बघाट। और इसी गोद निषेध प्रथा के तहत राजस्थान का एक राज्य भी इसका शिकार होते होते बच गया और वो राज्य था करौली। करौली को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश सत्ता के अंदर शामिल करने की घोषणा तो कर दी परंतु ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसी थी उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इसलिए करौली गोद निषेध प्रथा के तहत ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित होता होता बच गया था। तो इस प्रकार से ये पहली लॉर्ड डलहौजी की नीति थी गोद निषेध प्रथा। और गोद निषेध प्रथा के बाद जो दूसरी प्रमुख इसकी नीति थी राज्यों को हड़पने की, और वो नीति थी कुशासन का आरोप। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि जितने भी भारत के अंदर राज्य थे उन सभी राज्यों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 भागों में विभाजित करके सबसे पहले यह देखा कि कौन कौन से ऐसे राज्य जहां दत्तक प्रथा लागू होती है अर्थात गोद निषेध प्रथा लागू होती है, उन सभी राज्यों को गोद निषेध प्रथा के मामले में लागू कर लिया। और कुछ ऐसे राज्य थे जो
अधिक शक्तिशाली थे और शक्तिशाली होने की स्थिति में उनसे कोई सीधा मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उन राज्यों का विलय करने के लिए उसने दूसरे प्रकार की नीति है, कुशासन का आरोप लगाना स्वीकार किया। और कुशासन के आरोप की नीति लगाने का सबसे जो उपयुक्त राज्य था वो था अवध। कौन सा राज्य था? अवध। अवध एक ऐसा राज्य था, हमेशा अंग्रेज उनको प्राप्त करने के लिए लालायित रहते थे, परंतु अवध की जो नवाब था वाजिद अली शाह, और अवध की जनता थी नवाब से इतना प्रेम करती थी कि अंग्रेज उनकी प्रेम को तोड़ नहीं पाए। अर्थात किसी भी आवश्यकता में राज्य की पूरी जनता नवाब के साथ खड़ी हो जाती थी। दूसरी इस बात से भी अंग्रेजों का डर था कि अंग्रेजों के पास एक बहुत बड़ी भारतीयों की सेना थी और उस सेना में जो अधिकांश लोग थे वो अवध राज्य से संबंधित थे। ऐसे में अवध का सीधा विलय करना आसान नहीं था, तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय करने। दूसरी बात थी कि अंग्रेज इसलिए अवध का विलय करना चाहते थे कि अवध आर्थिक दृष्टि से उस समय का एक संपन्न राज्य था, तो अंग्रेज ये भी चाहते थे कि ये संपन्न राज्य हमारे राज्य के अंदर शामिल हो। ऐसी स्थिति में अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया और कुशासन का आरोप लगाकर एक अंग्रेज अधिकारी आउट्रम को शासन व्यवस्था के ऊपर निगरानी रखने के लिए एक भेजा गया और आउट्रम ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की। आउट्रम ने यह रिपोर्ट तैयार की कि अवध के अंदर नवाब के द्वारा वर्तमान में संचालित शासन प्रजा के अनुकूल नहीं है और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अवध को ब्रिटिश सत्ता में शामिल कर लेना चाहिए। तो इसी आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1856 को अवध का जो है वो ब्रिटिश सत्ता के अंदर विलय कर लिया। और ये विलय करना अंग्रेजों के लिए अधिक घाटे का कारण बना। अर्थात कारण इस कारण बना कि जैसे ही अवध का ब्रिटिश सत्ता में विलय किया तो अवध की पूरी जनता और साथ ही ब्रिटिश सेना का भी एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। ये प्रमुख दो राजनीतिक कारण थे। इसके साथ कुछ और भी राजनीतिक कारण है जिन पे चर्चा करते हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि उस समय अपन ने बात की कि भारत के अंदर जब ब्रिटिश कंपनी की शासन स्थापित कर रही थी उस समय भारत के अंदर जो सर्वोच्च सत्ता थी वो मुगल सम्राट के पास थी। किसके पास थी? मुगल सम्राट के पास थी। और अंग्रेजों ने क्या किया? मुगल सम्राट का अपमान किया और मुगल सम्राट का अपमान करने के कारण भारतीय जनता के दिलों के अंदर अंग्रेजों के प्रति नफरत के भाव पैदा हो गए। 1803 से पहले नवाब अपने आप में स्वतंत्र था, परंतु 1803 के अंदर जो मुगल सम्राट था ब्रिटिश संरक्षण में आ गया। मुगल सम्राट ब्रिटिश संरक्षण में आ गया और अकबर द्वितीय जो पहला सम्राट था अकबर द्वितीय प्रथम सम्राट था जिसकी नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की गई थी और इसके बदले अंग्रेजों ने बहुत सारा धन ऐंठने का भी प्रयास किया था। अर्थात मुगल सम्राट से भी अधिक मात्रा में धन लेना भी स्वीकार कर लिया था। और पिछली क्लास के अंदर अपन ने यही पढ़ा था कि अकबर द्वितीय की पेंशन को लेकर जो राजा राम मोहन राय थे वो ब्रिटेन के अंदर गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख आगे चलकर क्या हुआ कि कुछ डलहौजी ने ऐसा आदेश दिया। डलहौजी ने मुगल सम्राट को यह आदेश दिया। क्या आदेश दिया? डलहौजी ने यह कहा कि आप एक तो जो लाल किला है इस लाल किले को खाली करो। लाल किला खाली करने का तथा जो बादशाह की उपाधि है उपाधि का त्याग करने का आदेश दिया। ये इतने सारे कार्यों के परिणाम स्वरूप भारतीयों के दिलों में जो मुगल सम्राट अब तक राज कर रहा था वो धीरे धीरे नफरत, मुगल सम्राट का अपमान करना भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति नफरत का घर कर गया और यह स्थिति यहां तक बनी। और उसके बाद अगला चौथा जो महत्वपूर्ण कारण के रूप में बना वो था कि पेशवा था बाजीराव द्वितीय।
पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसका जो दत्तक पुत्र था धोंदूपंत, जिसको नाना साहब भी कहा जाता है, जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 1857 की क्रांति में। बाजीराव द्वितीय का जो दत्तक पुत्र थे धोंदूपंत, इनको पेशवा के रूप में पेंशन मिलनी चाहिए थी, परंतु अंग्रेजों ने धोंदूपंत की पेंशन को समाप्त कर दिया और पेंशन को समाप्त करने के साथ साथ जो पूना केंद्र से निष्कासित कर दिया और धोंदूपंत पूना छोड़कर सतारा आकर रहना शुरू कर दिया। और नाना साहब, जो पेशवा नाना साहब थे, इन्होंने समस्त भारत के अंदर घूमकर अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों की नीतियों की चर्चा राजनीतिक रूप से करने का कार्य किया और 1857 की क्रांति के अंदर इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो एक ये भी कारण, मुख्य कारण बन गया था। इसके बाद जो पांचवा प्रमुख कारण था, इनाम कमीशन। इनाम कमीशन, इनाम कमीशन की जो स्थापना की गई थी 1854 में डलहौजी के द्वारा। भारत के अंदर 1793 के अंदर 10 साला स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लागू हुई, जिसके तहत यह किया गया कि अधिक बोली लगाने वाले जमींदार को या किसी बड़े व्यक्ति को किसी निश्चित क्षेत्र का कर संग्रहण का अधिकार दिया जाएगा। जिससे क्या हुआ कि भारत के अंदर बहुत सारे जमींदार और जागीरों की एक उत्पत्ति हुई, जो आरंभ के अंदर अंग्रेजों के एक सहायक वर्ग के रूप में थे, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, अंतिम तक भी सहायक रूप में ही रही। लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन स्थापित किया, इनाम कमीशन बनाया 1854 में, और जिसका मूल कार्य क्या था, मूल कार्य यह था कि ऐसी कितनी जागीरें हैं, ऐसी कितनी जागीरें जिनको जागीरें दी गई थी वो अब जीवित नहीं, अर्थात जागीरदार जिंदे हैं या नहीं है, अर्थात जागीरों की जांच करना। जागीरों की जांच के लिए इनाम कमीशन स्थापित किया गया था और इसके द्वारा करीबन भिन्न भिन्न प्रकार से 20,000 जो जागीरें थी वो ब्रिटिश सत्ता ने जब्त कर ली थी, जिससे एक जागीरदार वर्ग जो सदैव हमेशा के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोगी बन के खड़ा रहा था, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। यह इस प्रकार से इनाम कमीशन रहा। और इसके बाद सबसे एक महत्वपूर्ण यह था कि प्रशासन के अंदर भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, अर्थात प्रशासन में भारतीयों को उचित पद व स्थान न देना भी भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति रोष का कारण था। तो ये प्रमुख राजनीतिक कारण हुए। और जो भारत के इतिहास के अंदर एक सबसे पहले व्यक्ति हुए, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारणों के ऊपर चर्चा की और इस कारण को सबसे प्रमुख कारण बताया कि प्रशासन का जो कारण था, भारतीयों को प्रशासन में उचित स्थान न दे पाना 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। तो ये इस प्रकार से 6 मैंने प्रमुख राजनीतिक कारणों की चर्चा की है। एक बार आप और देख ले कि पहला कारण था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, दूसरा कारण था लॉर्ड डलहौजी की नीतियां या राज्य हड़प नीति, गोद निषेध प्रथा, कुशासन का आरोप, ये नीतियां, और उसके बाद तीसरा प्रमुख था मुगल सम्राट का अपमान, और चौथा बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन को बंद करना, और इनाम कमीशन, और प्रशासन में भारतीयों के साथ भेदभाव की स्थिति। ये इतने सारे केवल राजनीतिक कारण थे। इन राजनीतिक कारणों के साथ साथ बहुत सारे आर्थिक कारण भी थे। कैसे कारण थे? आर्थिक कारण। और इन आर्थिक कारणों में कौन कौन से कारण थे? देखो, ये एक वो दौर था, आपको यहां से समझना चाहिए कि सबसे पहली बात थी, ये एक औद्योगिक क्रांति का समय था। 1780 से लेकर 1820 के मध्य ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई
और इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कच्चे माल की आवश्यकता अधिक बढ़ी और तैयार माल को बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए तैयार माल को बेचने के लिए भारतीय मार्केट अंग्रेजों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता था और कच्चे माल की उपलब्धता के लिए भी भारतीय क्षेत्र सबसे अधिक, यहाँ से अच्छी मात्रा में कपास मिल सकता था और बहुत सारी चीजें प्राप्त हो सकती थी। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने एक नवीन कर व्यवस्था अपनाई। इस नवीन कर व्यवस्था के अनुसार ब्रिटेन से तैयार माल भारत में जो आता था, अर्थात भारतीय क्षेत्रों में जिन माल का आयात किया जाता था, उनके ऊपर बहुत कम मात्रा में कर आरोपित किया जाता था, जबकि भारत के अंदर हस्तशिल्प और लघु उद्योगों के माध्यम से जो तैयार माल विदेशों में बेचने को जाता था, उसके ऊपर भारी मात्रा में कर लगाया जाता था। अर्थात इस कर के अंदर दोहरी नीति, जैसे आयात किए जाने माल में कमी, और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारत के अंदर ब्रिटेन के औद्योगिक कारखानों में तैयार माल अधिक से अधिक बिकने लगा और भारत में जो निर्मित तैयार माल था वो कम से कम बिकने लगा, जिसके परिणाम ये हुआ कि भारत के अंदर जितने भी लघु और हस्त उद्योग थे वो सभी उद्योग समाप्त हो गए। अर्थात सबसे पहला परिणाम हुआ लघु उद्योग व हस्त उद्योगों का विनाश। क्यों हुआ विनाश? क्योंकि औद्योगिक क्रांति का जो तैयार माल था वो भारतीय बाजारों में बिकने के लिए कर व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया। दूसरा कार्य क्या था कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक कारखानों के अंदर कच्चे माल की आपूर्ति के लिए, जैसे नील की खेती के लिए बाध्य करना, कपास की खेती के लिए बाध्य करना, अर्थात दूसरा प्रमुख कार्य था कृषि का बाध्यकरण या कृषि का औद्योगिकरण। और कृषि के औद्योगिकरण से यह हुआ कि कृषि में औद्योगिक फसलों को अधिक से अधिक उगाया जाने लगा, जिससे खाद्य अनाज में कमी उत्पन्न हो गई और खाद्यान्न के अंदर कमी आने के कारण 1837-36 के अंदर भयंकर अकाल पड़े, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदर लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग मारे गए। और साथ ही साथ एक दादा भाई नारोजी के द्वारा एक और सिद्धांत दिया गया, धन निष्कासन। धन निष्कासन से यह तात्पर्य था कि भारत के अंदर जैसे रेलवे लाइनों का विकास हुआ तो उसमें अधिक से अधिक ब्रिटिश उद्योगपतियों की पूंजी लगी थी और ब्रिटिश उद्योगपतियों की पूंजी इस शर्त पर लगी थी कि उसको न्यूनतम ब्याज दिया जाएगा और न्यूनतम ब्याज के माध्यम से और भारत के अंदर काम करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन के रूप में भी भारत से अधिक मात्रा में धन का निष्कासन हो रहा था। और उस धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो लगातार जर्जर और हीन होती जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त भारतीयों के दिलों में अंग्रेजों के प्रति अर्थात ब्रिटिश कंपनी के प्रति नफरत के भाव पैदा हो गए और ये प्रमुख आर्थिक कारण भी रहे। इसके बाद अगले जो प्रमुख कारण थे वो कारण थे, जो तीसरे प्रमुख कारण रहे वो रहे सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक और धार्मिक कारण। राजनीतिक और आर्थिक कारणों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति रोष की भावना फैली। और सबसे पहला जो धार्मिक सामाजिक कारण था, कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण की नीति। आंग्लीकरण की नीति। आंग्लीकरण की नीति क्या थी? आंग्लीकरण की नीति के अनुसार भारतीयों की तुलना में अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज कर्मचारियों को अधिक वेतन और सुविधा दिया जाता था। कॉर्नवालिस ये कहते थे कि भारतीय हीन है, भारतीयों के अंदर वो आवश्यक गुण नहीं है जो एक अंग्रेजों के अंदर है। अर्थात एक तरीके से आंग्लीकरण की नीति एक तरीके से रंग भेद की नीति कही जा सकती है और इसके आधार पर भारतीयों को प्रशासन के मुख्य पदों से दूर रखा गया, उच्च सुविधाएं नहीं प्रदान की गई अंग्रेजों के मुकाबले, जबकि भारत के अंदर जो ब्रिटिश कर्मचारियों का जो वर्ग था उसमें अंग्रेजों की कई तुलना अधिक वर्ग भारतीय थे। तो पहला कारण यह था। और दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था ईसाई धर्म का प्रचार।
1813 अधिनियम के अनुसार भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार किया जाना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने ये छूट दे दी कि कोई भी ईसाई मिशनरी भारत में जाकर धर्म प्रचार कर सकता है, और ईसाई मिशनरियों ने भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया। धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया, जैसे जेलों के अंदर बंदी थे, जिससे क्या हुआ, समाज के निचले तबके के जो लोग थे, धर्म प्रचार के साथ साथ उन्हें आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता था। उस आर्थिक प्रलोभन के कारण समाज के जो निचले तबके के लोग थे वो इन ईसाई धर्म के प्रति आकृष्ट हुए, और ईसाई धर्म के प्रति जब आकृष्ट होते देखा तो उन्होंने एक और नवीन नियम लागू किया, लोकी अधिनियम। धार्मिक नियोग्यता का अधिनियम। धार्मिक नियोग्यता अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार क्या था कि भारतीय परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर अपने मूल धर्म को छोड़ देता है, मूल धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के अंदर शामिल होता है, तो उसको उत्तराधिकारी संपत्ति से पृथक कर दिया जाता था। परंतु अंग्रेजों ने इस समस्या का समाधान करने के लिए लेक्स लोकी अधिनियम, कौन सा अधिनियम लाए? लेक्स लोकी अधिनियम लाए। इस लेक्स लोकी अधिनियम के द्वारा यह बात तय की गई कि अब अगर कोई भी भारतीय अपना धर्म छोड़कर ईसाई बनता है तो उसको उसके उत्तराधिकारी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस दौरान एक और व्यक्ति जो मेजर एडवर्ड नाम का एक व्यक्ति हुआ, एडवर्ड मेजर, इसने एक बात कही कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार है, तो उस अधिकार का जो अंतिम लक्ष्य यह है कि भारत को ईसाई बनाया जाए, अर्थात संपूर्ण भारत देश को ईसाई देश बनाया जाए, अर्थात भारत के अंदर औपनिवेशिक शासन का मूल उद्देश्य यही होना चाहिए। इतने ये थे। साथ ही साथ अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर बहुत सारे समाज सुधार के कार्य भी किए गए। अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए समाज सुधार कार्य, देखो ये अंग्रेजों ने भारतीयों की दृष्टि से अच्छा किया था। जैसे 1829 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई, 1843 के अंदर दास प्रथा पर रोक लगाई, दास प्रथा को उन्मूलित किया गया। यह भारतीयों के लिए अच्छा था, परंतु देखो यहां पर जो रूढ़िवादी भारतीय थे, जो प्राचीन परंपराओं के अंदर विश्वास करते थे, उन्हें यह लगा कि इस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा हमारे जो मूल धर्म है उसके ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है, तो उन्होंने भी इस तरीके से अंग्रेजों का जो विरोध है वो करना शुरू कर दिया था। ये यहां तक ये प्रमुख सामाजिक और धार्मिक कारण थे, और अंत में थे सैनिक कारण। देखो सैनिक कारणों के अंदर सबसे पहला जो वही कॉर्नवालिस की आंग्लीकरण नीति, यानी सेना में भारतीयों को उच्च पद न प्रदान करना, घटिया व्यवस्था और भोजन और कम वेतन। उसके बाद 1854 के अंदर एक अधिनियम आया, डाकघर अधिनियम। इस अधिनियम के अनुसार अब तक भारत के अंदर सैनिकों को निःशुल्क जो पत्र व्यवहार की आजादी दी गई थी, उस आजादी को भी समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद 1856 के अंदर एक अधिनियम आया, सेना भर्ती अधिनियम। सेना भर्ती अधिनियम 1856। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय परंपराओं के अनुसार कोई भी भारतीय सैनिक समुद्र पार करके
दूसरे देशों में जाता तो वो अपने स्वयं के धर्म से बहिष्कृत माना जाता था। परंतु ये जो नवीन सेना भर्ती अधिनियम था, इसके अनुसार अंग्रेजों ने पहले से ये शर्तें तय कर दी कि अगर इस ब्रिटिश सत्ता को आवश्यकता पड़ी तो भारत से बाहर भी इन सैनिकों को जाकर युद्ध के अंदर अपना कार्य करना पड़ेगा। तो ये प्रमुख हुए सैनिक कारण। और सैनिक कारण के बाद जो अंतिम रूप से कारण देखने को मिला वो था तत्कालीन कारण। इतने सारे कारण बन गए, राजनीतिक कारण बन गए, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सैनिक कारणों के परिणाम स्वरूप अपन ये देख सकते हैं कि बहुत सारा बारूद था वो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्षेत्रों में तैयार हो चुका था। अब एक आवश्यकता थी कि ऐसी माचिस और तिल्ली की थी जो इस बारूद को आग दे सके, और यही कार्य हुआ कि 1856 के अंदर अंग्रेजों ने भारत के अंदर सैनिकों के लिए एक नवीन कारतूस का प्रयोग करना शुरू किया। अब तक भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा ब्राउन बेस नामक बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था, और ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना आरंभ किया। और न्यू एनफील्ड राइफल के अंदर जो कारतूस लगता था, उस कारतूस के जो ऊपरी भाग है उसको पशुओं की चर्बी से चिकना किया गया था, और चिकना करने के कारतूस का प्रयोग करने से पहले इस चर्बी को सैनिक के द्वारा मुंह से हटाया जाता था। और ये एक बात सामने आई कि उस जो चर्बी लगी हुई थी वो उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र पशु था और सूअर मुसलमानों के लिए निकृष्ट पशु, अर्थात ये दोनों के धर्म को भ्रष्ट करने की स्थिति बनी। आटे के अंदर हड्डियों के मिलाने की भी बात सामने आई। ऐसे बहुत सारी धार्मिक गतिविधियां हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धर्म के ऊपर जब बात आई तो सैनिकों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया। और भारत के अंदर जो ब्रिटिश कंपनी ने पिछले 100 सालों के अंदर जो अपनी नीतियों के माध्यम से भारतीय राज्यों के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर अत्याचार और शोषणकारी नीतियों को थोपा था, उन सब का विरोध करने के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति का आगाज हुआ। और इसी क्रांति को वी.डी. सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस क्रांति के आरंभ और विस्तार और परिणामों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको अच्छी क्लास लगती है तो अगली का इंतजार कीजिए। थैंक यू।